अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अफाक सन सीरीज साइंस क्लास 7 की यूनिट 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम लार्ज इंटेस्टाइन में फूड की डाइजेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और डाइजेस्टिव सिस्टम की कॉमन प्रॉब्लम्स या डिजीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। खुराक कब स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में दाखिल हो गई है। लार्ज इंटेस्टाइन भी एक लंबी ट्यूब है, नाली है, जो कि 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, सीकम, कॉलम और रेक्टम। पहला हिस्सा सीकम है, दूसरा हिस्सा कॉलम है, दूसरा हिस्सा कॉलन है और तीसरा हिस्सा रेक्टम है। It is made up of 3 parts: cecum, colon and rectum. The material that enters the large intestine contains a large amount of water, salt and undigested food. लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत 3 हिस्सों सीकम, कॉलन और रेक्टम पर मुश्तमिल है। वो खुराक जो कि बड़ी आंत में दाखिल हो रही है, इसमें ज़्यादा मिकदार में पानी, नमकियात और गैर हज़म शुदा खुराक होती है। वो खुराक जिसमें अब मज़ीद हज़म होने की सलाहियत नहीं है। Water and salt are absorbed into blood while the undigested food is converted into solid form. पानी और नमकियात मज़ीद जज्ब हो जाते हैं और खून में शामिल हो जाते हैं, जबकि गैर हज़म शुदा खुराक अब एक ठोस में तब्दील हो जाएगी, ठोस मादे में तब्दील हो जाएगी। इट इज़ देन पास टू द रेक्टम। ये ठोस मादा आगे रेक्टम की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। रेक्टम क्या है? बड़ी आंत का सबसे आखिरी हिस्सा। दिस अनडाइजेस्टेड फूड इज़ कॉल्ड फीसिस। ये जो गैर हज़म शुदा खुराक है जो कि अब रेक्टम तक पहुंच गई है, ये फुजला, फालतू मादा या फीसिस कहलाता है। इट कंटेन्स डेड बैक्टीरिया, फाइबर्स ऑफ प्लांट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड बाइल पिगमेंट्स। फीसिस फालतू मादा या खुराक का गैर हज़म शुदा हिस्सा, इसमें बहुत से मुर्दा बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, पौधों के फाइबर्स मौजूद होते हैं, पौधों के रेशे मौजूद होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के कुछ हिस्से मौजूद होते हैं, चिकनाई वगैरह, और इसके अलावा बाइल जो तुबत है उसके कुछ बाकियात मौजूद होते हैं। The rectum stores feces temporarily and then removes them from the body through an opening called anus. रेक्टम के अंदर ये फालतू मादा थोड़े वक्त के लिए रहता है, थोड़े वक्त के लिए स्टोर होता है, और फिर जब ये इकट्ठा होता है तो इसे जिस्म से एक सुराख के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है, इस सुराख को एनस का नाम दिया जाता है। Our digestive system can work efficiently only if all part of digestive tract are healthy. हमारा निज़ाम उस वक्त सही तरीके से काम करता है जब इसमें मौजूद तमाम हिस्से, मुंह, मैदा, इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पेंक्रियास, सब प्रॉपरली अपना काम कर रहे हों, सब हेल्दी हों। अगर कोई एक हिस्सा भी अनहेल्दी है तो फिर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ख़राबी पैदा हो जाती है। आमतौर पर निज़ाम में पैदा होने वाली बीमारियाँ कौन कौन सी हैं या मसाइल कौन से हैं? सम कॉमन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आर गिवन बिलो। कुछ आम मसले जो कि निज़ाम में पैदा होते हैं वो ये हैं: इंडाइजेशन, खुराक का हज़म ना होना। व्हेन फूड इज़ नॉट च्यूड प्रॉपरली एंड इज़ swallowed टू क्विकली इट रिमेन अनडाइजेस्टेड। जब आप खुराक को सही से नहीं चबा रहे या उसको जल्दी से मुंह से अंदर धकेल दिया है, उसको निगल लिया है, आपने मुंह में चबाया नहीं है, तो ये अनडाइजेस्टेड रहती है, यानी अभी ये हज़म नहीं हो सकती। इसके बहुत सारे टुकड़े जो ख़ास तौर पे स्टार्च जिसने मुंह में हज़म होना था, जब वो छोटे टुकड़ों में तकसीम नहीं हुई तो उसको मैदा उसे अब डाइजेस्ट नहीं कर सकेगा। दिस इज कॉल्ड इनडाइजेशन ऑफ फूड। ये अमल खुराक का गैर हजम होना कहलाता है। द स्टोमिक रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस टू डाइजेस्ट इट। इस खुराक को जो कि जिसको दांतों ने चबाना था, दांतों ने तोड़ना था, जब ये नहीं, दांतों ने अपना काम सही नहीं किया तो अब मैदे पर ज़्यादा वजन आएगा और मैदा इसको इन बड़े बड़े टुकड़ों को तकसीम करने के लिए ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस पैदा करेगा। ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस का मतलब है ज़्यादा मिकदार में HCl का पैदा होना। Sometimes the acid moves to the esophagus and causes a burning sensation called heartburn. जब ये गैस्ट्रिक जूस ज़्यादा होगा तो उसके नतीजे में पैदा होने वाला ज़्यादा HCl या ज़्यादा तेज़ाब एसिड बाज़ दफ़ा मैदे से वापस ईसोफेगस की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से आपको मैदे में जलन यानी हार्ट बर्न महसूस होता है। इनडाइजेशन कैन बी कर्व बाय न्यूट्रलाइजिंग द इफेक्ट ऑफ एसिड यूजिंग मेडिसिन। ये मैदे की तेज़ाबियत या मैदे का जलने का अमल, आप इसको दवाइयों से, अद्वियात से कम कर सकते हैं। कौन सी अद्वियात? ऐसी अद्वियात जो कि तेज़ाब को मारती हों, तेज़ाब के असर को कम करती हों। आपका सिर्फ एक छोटा सा अमल, यानी आपने खुराक को जल्दी से मुंह से इसोफेगस की तरफ धकेल दिया, आपने उसको ज़्यादा अच्छे से नहीं चबाया, इसकी वजह से आपके मैदे को तकलीफ़ उठाना पड़ी, उसने ज़्यादा मिकदार में गैस्ट्रिक जूस पैदा किया। ये गैस्ट्रिक जूस ऐसा नहीं था कि इसकी ज़्यादा मिकदार पैदा होने से खुराक हज़म हो गई, इसके ज़्यादा पैदा होने से मैदे में ज़्यादा तेज़ाब बना और ज़्यादा तेज़ाब आपके लिए मज़ीद तकलीफ़ का बाइस बनेगा। अल्सर यानी मैदे में जख्म होना। व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज रिलीज इनटू स्टोमक द डाइजेस्टिव एंजाइम स्टार्ट टू ब्रेक डाउन वॉल्स ऑफ द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। मैदे का जख्म क्या है? खुराक की इंडाइजेशन के अलावा
जब मैदे में ज़्यादा मिकदार में गैस्ट्रिक जूस पैदा होता है तो उसमें उसकी वजह से मैदे में HCl यानी तेज़ाब भी बढ़ जाता है। क्योंकि इस तेज़ाब की मौजूदगी में एंजाइम ज़्यादा बेहतर तौर पर काम कर रहे हैं, इसलिए वो ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। इन एंजाइम्स में खुराक के अलावा आपके मैदे और छोटी आंत की दीवारों को भी खाना शुरू कर देना है। दिस रिजल्ट इन अ सोर्स विच इज़ कॉल्ड अल्सर। इसके नतीजे में ये जो एंजाइम थे जो अब ज़्यादा एक्टिव हो गए, इन्होंने आपके मैदे की और छोटी आंत की दीवारों को खा लिया। उसकी सूरत में आपके मैदे में और छोटी आंत में ज़ख़म हो जाएंगे और इसको हम इन ज़ख़मों के बनने के अमल को हम कहते हैं अल्सर। इट कैन बी कर्व्ड बाय अवॉइडिंग स्पाइसी फूड, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एंड टी एंड टेकिंग मेडिसिन। इस ज़ख़म से या इस अल्सर से आप कैसे बच सकते हैं? ज़्यादा मिकदार में ज़्यादा चटपटे खाने ना खाकर, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यानी पेप्सी, कोला और इस तरह की बाज़ार की ऐसे मशरूबात जिनमें गैस डली हुई हो उनको आपने नहीं पीना। चाय का इस्तेमाल कम करके और मुख्तलिफ अद्वियात का इस्तेमाल करके आप इस अल्सर से बच सकते हैं। एक और कॉमन बीमारी डायरिया यानी पेचिश लग जाना। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजीज़ ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। निज़ाम की बीमारियों में सबसे आम बीमारी डायरिया है। इट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया और वायरस प्रेजेंट इन कंटेमिनेटेड फूड और वाटर। अगर आपने कोई ऐसी खुराक या पानी पी लिया है जिसमें बैक्टीरिया या वायरस मौजूद थे तो ये आपके जिस्म में डायरिया की वजह बनेंगे। इन दिस कंडीशन वाटर एंड साल्ट आर नॉट एब्जॉर्ब बाय द लार्ज इंटेस्टाइन ड्यू टू इन्फेक्शन। इस डायरिया की वजह से पानी और नमकियात जो कि बड़ी आंत में जज्ब होने थे वो जज्ब नहीं होंगे। बैक्टीरिया और वायरस ने इन्फेक्शन पैदा कर दिया है, इसकी वजह से अब बड़ी आंत में अपना काम सही नहीं हो रहा और पानी और नमकियात जज्ब नहीं हो रहे। एज अ रिजल्ट द बॉडी एक्सक्रीट वाटरी फेसेस। एज अ रिजल्ट द बॉडी एक्सक्रीट्स वाटरी फेसेस। इसके नतीजे में, इस इन्फेक्शन के नतीजे में आपके जिस्म से जो फुजला खारिज होगा उसमें बहुत ज़्यादा पानी की मिकदार होगी, पतला होगा। दिस कंडीशन ऑफ डायरिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय कीपिंग योरसेल्फ एंड योर सराउंडिंग क्लीन, ड्रिंकिंग बॉइल्ड और फिल्टर वाटर एंड ईटिंग प्रॉपरली कुक्ड फूड। आप डायरिया से कैसे बच सकते हैं? डायरिया की अलामात से कैसे बच सकते हैं? अपने आप को साफ रखें, अपने माहौल को साफ रखें और जो पानी आप पिएँ या वो उबाल कर पिएँ या फिल्टर से निकला हुआ पानी पिएँ। इसके अलावा जो भी खुराक आप खाएँ उसको बहुत अच्छे से पका कर खाएँ, तो इस तरह आप डायरिया से बच सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन, खुराक में मौजूद पानी और नमकियात का बहुत ज़्यादा जज्ब हो जाना, यानी फिकस या फालतू मादे के अंदर से पानी का इतना ज़्यादा जज्ब हो जाना कि अब इस फिकस को जिस्म से निकालना मुश्किल हो गया है, ये बहुत ज़्यादा ठोस हो गया है। इफ़ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर एक्सेसिवली इन द लार्ज इंटेस्टाइन इट लीड्स टू द हार्डनिंग ऑफ फीसेस। जब आपकी बड़ी आंत में पानी ज़्यादा मिकदार में जज्ब हो जाए, जिस्म ज़्यादा मिकदार में पानी को जज्ब कर ले, तो उस सूरत में जो फालतू मादा है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है। दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन। ये हालत जिसमें फीसेस बहुत ज़्यादा सख्त हो गया है, ठोस हो गया है, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ कहलाता है। इन दिस कंडीशन पासिंग फीसेस आउट ऑफ योर बॉडी बिकम डिफ़िकल्ट। इस हालत में इस फालतू मादे को जिस्म से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इट इज़ कॉज्ड बाय लेक ऑफ इंटेक ऑफ वाटर और फाइब्रस फूड। ये कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है? ये इसलिए होती है कि जिस्म में पानी की मिकदार कम है, जिस्म को पानी की ज़रूरत है, इसीलिए वो फीसेस के साथ फालतू मादे को ज़ाया नहीं होने दे रहा और वो इसको जज्ब कर लेता है। या फिर आपने खुराक में फाइबर से बनी हुई खुराक कम खाई है, फलों का इस्तेमाल कम किया है, सब्जियों का इस्तेमाल कम किया है, इस सूरत में आपकी फीसेस से ज़्यादा पानी जज्ब हो जाता है और वो बहुत मुश्किल से जिस्म से खारिज होती है। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स, ईटिंग हेल्दी एंड फाइबरस फूड्स एंड डूइंग एक्सरसाइज डेली। आप कॉन्स्टिपेशन से किस तरह बच सकते हैं? आप ज़्यादा मिकदार में पानी और लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं, करके अच्छी और बेहतरीन फाइबर से भरी हुई खुराक खाकर या और डेली वर्जिश कर रोज़ाना वर्जिश करके आप कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज से बच सकते हैं। फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। हजम होने के अमल के दौरान खुराक को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाता है। बट वेयर डज इट दिस एनर्जी कम फ्रॉम? लेकिन इसको तोड़ने के लिए, इसको हजम करने के लिए जिस्म के पास ताकत कहाँ से आती है? इट कम्स फ्रॉम अ केमिकल रिएक्शन कॉल्ड रेस्पिरेशन। ये जो ताकत है, ये जो एनर्जी है, ये एक कीमियाई अमल रेस्पिरेशन के नतीजे में पैदा होती है जिस्म के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, तमाम चैप्टर्स की कंप्लीट सॉल्व एक्सरसाइजेज, एक्टिविटीज़ और नोट्स के लिए वेबसाइट www.abdirinfo.com को विजिट करें। अगर आप किसी भी क्लास के साइंस या बायोलॉजी के लेक्चर्स हासिल करना चाहते हैं तो अपनी डिमांड लिखकर कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाले तमाम लेक्चर्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें।